नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, सबसे निर्णायक हिस्से पर पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे 1942 से 1948 के बीच की। ये वो साल थे जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान को आजादी दिलाई बल्कि उसका नक्शा और समाज हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को पूरा करते हैं। सीएसई कैंपस में एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलकर इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के फाइनल फेज को आज कंप्लीट करते हैं। जरा सोचिए, आजादी की मंजिल के इतने करीब आकर हिंदुस्तान ने क्या-क्या देखा। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब हमें उस दौर के उतार चढ़ाव, उस दौर की उम्मीदों और उस दौर की त्रासदियों को समझने में मदद करेगा। ये सिर्फ एक देश की आजादी की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की कहानी भी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन को। फिर हम बात करेंगे उस दौर के बढ़ते पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की। उसके बाद आएगा स्वतंत्रता और विभाजन का दर्दनाक दौर। फिर देखेंगे गांधी जी के आखिरी दिन कैसे गुजरे, और हाँ, इतिहासकार गांधी जी के बारे में जानते कैसे हैं ये भी समझेंगे। और आखिर में एक क्विक समरी और एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1942 से। एक तरफ सोचिए, पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में फंसी हुई है और दूसरी तरफ भारत में आजादी की आवाज और भी बुलंद होती जा रही है। बस इसी माहौल में एंट्री होती है क्रिप्स मिशन की। अब देखिए, उस टाइम ब्रिटेन में एक बड़ा ही मजेदार सीन चल रहा था। एक तरफ थी लेबर पार्टी जो भारतीयों से हमदर्दी रखती थी, लेकिन दूसरी तरफ थे प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो जैसा कि हम जानते हैं पक्के साम्राज्यवादी थे। तो इसी पॉलिटिकल प्रेशर और खींचतान के बीच चर्चिल को मजबूरी में अपने एक मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजना पड़ा कि जाओ भाई, कांग्रेस से बात करके आओ। तो बात आखिर अटकी कहाँ? पेच फंसा एक बहुत ही जरूरी मांग पर। कांग्रेस ने एकदम साफ साफ कह दिया कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर में इंडिया आपका साथ दे तो आपको वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को डिफेंस मेंबर बनाना ही होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और बस यहीं पर सारी बातचीत खत्म हो गई और मिशन फेल हो गया। अब जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने शुरू किया तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और जैसे ही यह आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों ने फौरन गांधी जी और कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। उन्हें लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बार कमान संभाली देश के नौजवानों और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने। पूरे देश में हड़तालें हुईं, तोड़फोड़ हुई। यह आंदोलन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को इसे कुचलने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। तो अब सोचिए, कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स तो जेल में हैं। ऐसे में भारत की पॉलिटिक्स में एक खालीपन, एक वैक्यूम सा बन गया। और जब भी कोई खाली जगह होती है तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई तो आगे आता ही है ना? बस यहीं से भारत के भविष्य की कहानी एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। और इस खालीपन का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस के सीन से बाहर होने का मतलब था कि मुस्लिम लीग के लिए अपना असर, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक सुनहरा मौका था, और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। और ये जो बढ़ता हुआ फासला था ना, वो 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के नतीजों में एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। इस बार चार्ट को देखिए। जो जनरल सीटें थीं उन पर कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन जो सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थीं उनमें से लगभग सारी की सारी मुस्लिम लीग ने जीत ली। ये सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब एक साथ एक देश के तौर पर आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो चलिए, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की सुबह होने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा दर्दनाक अंधेरा भी था जिससे भुलाया नहीं जा सकता। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा कॉल था जिसके बाद पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये वो पॉइंट था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से एक यूनाइटेड इंडिया का सपना लगभग टूट चुका था। और ये हिंसा की आग सिर्फ कलकत्ता तक ही नहीं रुकी, ये वहां से शुरू हुई और देखते ही देखते ग्रामीण बंगाल, फिर बिहार, फिर संयुक्त प्रांत और आखिर में पंजाब तक फैल गई। और पंजाब में तो इसने इतना भयानक रूप लिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है।
और फिर वो तारीख आई, 15 अगस्त 1947, वो दिन जिसका पूरे देश ने सदियों तक इंतजार किया था। भारत आज़ाद हो गया, दिल्ली में जश्न मन रहा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन इसी जश्न के शोर के पीछे देश के कई हिस्सों में बंटवारे की वजह से हिंसा का, मातम का एक खामोश सन्नाटा भी था। लेकिन एक इंसान था जो इस जश्न में शामिल नहीं था, और वो थे महात्मा गांधी। वो इस आज़ादी से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी देश के बंटवारे की कीमत पर मिली थी। जिस वक्त दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी कलकत्ता के दंगा पीड़ित गलियों में शांति की अपील कर रहे थे। उन्होंने किसी भी फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया, कोई झंडा नहीं फहराया, बल्कि उस दिन उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा। देश आज़ाद तो हो गया था, पर गांधी जी का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उनका काम था दिलों को जोड़ना। वो लगातार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे, और ये कोशिश उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जारी रखी। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1948, दिल्ली का बिड़ला हाउस। शाम का वक्त था और गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, जैसा वो हर रोज किया करते थे। तभी नाथूराम गोडसे नाम का एक व्यक्ति सामने आया। वो एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार का एडिटर था। उसने गांधी जी पर गोलियां चला दी। गोडसे का ये मानना था कि गांधी जी मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनका ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। गोली चलाने के बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और महात्मा गांधी बापू ने अपनी आखिरी सांस ली। अब एक सवाल उठता है, गांधी जी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके कामों के बारे में हमें इतनी सारी बातें इतनी डिटेल में पता कैसे चलती हैं? आखिर इतिहासकार किन सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं? चलिए ये भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सोर्स तो खुद गांधी जी के लिखे लेख और उनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर उनके दिए गए भाषण और उनके लिखे हुए अनगिनत खत हैं। इसके अलावा उस समय के जो अखबार थे, उनसे भी बहुत कुछ पता चलता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग सोर्स है, ब्रिटिश सरकार की पुलिस रिपोर्ट्स, क्योंकि वो हमेशा गांधी जी पर नजर रखते थे। तो इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर ही गांधी जी की एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। चलिए तो अब इस पूरे चैप्टर को फटाफट समेट लेते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सुपर इम्पोर्टेंट है। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में देखें, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। फिर चुनावों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे के जख्म के साथ। और आखिर में इसी नफरत की आग ने गांधी जी को भी हमसे छीन लिया। ये सारी घटनाएं एक चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब एग्जाम के लिए 3 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन का साल 1942। दूसरा, डायरेक्ट एक्शन डे की तारीख 16 अगस्त 1946। और तीसरा, क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ। याद रखिएगा, डिफेंस मेंबर वाले मुद्दे पर ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर का ये आखिरी हिस्सा अब सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये डिस्कशन पसंद आया हो तो सीएससी कैंपस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।